नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम देख रहे थे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें मैंने साइंस के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, समावेशित किया है। तो मेरे साथ बने रहिए। हम 326 तक बहुत पहले कर चुके हैं। मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यक्ष्मा रोग है। यक्ष्मा रोग जो है वो जीवाणु जनित होता है। यक्ष्मा रोग के 2-3 नाम हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि ये कहीं से भी दे देता है। पहला है टीबी, जिसको टीबी या ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। दूसरा है तपेदिक, ये भी इसी का नाम है। और तीसरा नाम है इसका क्षय रोग। क्षय रोग तो ये काई से होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम भी जान लो, साथ ही साथ मस्तिष्क में डाल लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये याद ही रखना है, क्योंकि कभी कभी कहीं पूछ लेता है टीबी कैसे होता है या किस बैक्टीरिया द्वारा, तो आपके दिमाग में वहाँ क्लिक हो जाए। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे करके ट्यूबरक्लोसिस। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। चलिए, म्यादी बुखार या टाइफॉइड, ये किस कारण होता है? ये भी बैक्टीरिया से होता है। म्यादी बुखार इसको बोलते हैं टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्लेग, इसको क्षय रोग, इसको भी श्वेत प्लेग या क्षय रोग ये एक ही है, इसका एक और नाम आप ऐड कर दो, इसको श्वेत प्लेग भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी या यक्ष्मा, इसके विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो वैक्सीन का नाम है बी, सी और जी। इसमें भी पूछ लेता है यहाँ BCG टीके में सी का मतलब क्या होता है, तो ये भी देख लो। ये होता है वेसेली, ये होता है कैलमेट, और जी का मतलब होता है गुएरिन। तो ये आपको मदद करेगा, क्योंकि कभी कभी वैक्सीन के पूछ लेता है। तो बैसिलस कैलमेट गुएरिन। चलिए, नेक्स्ट है डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है, या पी से हमें क्या पता चलता है? जैसे मैंने यहाँ बताया था, सेम पूछ रहा है। तो डीपीटी में डी से बनता है डिफ्थीरिया, पी से पर्टुसिस या काली खांसी, टी से टिटेनस। तो ये पी यहाँ किसके लिए आता है? पर्टुसिस के लिए, और डी डिफ्थीरिया के लिए, टी टिटेनस के लिए। चलिए, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? कुष्ठ रोग का अगला या फिर अन्य नाम है हैंसेन रोग। चलिए, मच्छर के काटने से HIV प्रसारित हो सकता है या नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ये मच्छर काटने से नहीं होता। वो 3-4 एग्जाम्पल आपको दे देगा, पूछेगा किसके काटने से या किस कारण से HIV नहीं हो सकता है, उसमें एक मच्छर भी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता को किस प्रकार कमजोर करते हैं? तो HIV वायरस जो है मनुष्य के लसीकाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है भारत को किस वर्ष WHO ने पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया? ये आपका 2012 में हम लोग पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट है डेंगू बुखार या पीत ज्वर किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? यह है एडिस एजिप्टी। ये मच्छर ही है जो डेंगू को फैलाता है। चलिए, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है? हेपेटाइटिस बी होता है वायरस से। हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है लीवर, यकृत। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है, जैसे ये बीमारी है और इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे यक्ष्मा रोग या टीबी आपने पहला पढ़ा, उसमें फेफड़े या फेफड़ों में प्रभाव पड़ता है उस रोग में। चलिए, अगला देख लेते हैं 339। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ये पूछे गए प्रश्न है। ये है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू वायरस है, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है, उस वायरस का नाम है H5N2। अच्छा, आपने स्वाइन फ्लू भी सुना होगा, उसका वायरस बताइए मुझे कमेंट में। स्वाइन फ्लू किस वायरस की वजह से होता है? चलिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस ये होता है वायरस से। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के काटने से होता है। तो याद रखिए, मच्छर
बहुत सारी बीमारियां लेके घूमता है, बचिए इनसे। चलिए नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है? एथलीट फुट होती है कवक से या फंजाई से। चलिए किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है? तो ग्लूकोज या शुगर या शर्करा, ये अगर आपकी ब्लड में बढ़ जाती है तो डायबिटीज हो जाएगी। इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया था एफ.जी. वेटिंग ने। एफ.जी. वेटिंग इनने किया था इंसुलिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट है कैंसर की जांच के लिए की जाती है, ये होती है बायोप्सी। इसी से मिलता जुलता शब्द एक और बता देता हूं, ये है ऑटोप्सी। देखिए फ्रेंड्स, ऑटोप्सी क्या होता है? ये जब कोई आदमी मर जाता है तो डेड बॉडी के ऊपर जो परीक्षण किया जाता है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। और बायोप्सी क्या होता है? जैसे जब कोई बॉडी का अंग यदि बीमारी ग्रस्त है तो उस जगह के टिश्यू को या उस जगह की कोशिका या ऊतक को निकाल के उसकी जांच करना ही बायोप्सी कहलाता है। मतलब जीवित शरीर में कोई इफेक्टेड एरिया है या फिर जहाँ कहीं विकृति है, उस अंग को निकाल के हम जो चेक करते हैं उसको बायोप्सी बोलते हैं। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से काट लेते हैं, ऐसा नहीं पूरा अंग निकाल देंगे, ठीक है। चलिए ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। ये लास्ट टाइम एनटीपीसी में पूछा गया था कि रक्त कैंसर के कितने प्रकार होते हैं और उनमें उनके नाम दिए गए थे। तो ल्यूकेमिया है क्या? एक कैंसर है। किसका? ब्लड का। तो ब्लड में जो WBC की संख्याएं होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाओं की संख्याओं में असाधारण वृद्धि हो जाती है, एबनॉर्मल वृद्धि हो जाती है, उससे ल्यूकेमिया होता है। चलिए नेक्स्ट है काला अजर का संचार, ये होता है सिकता मक्खी से, याद रखना। काली खांसी से बचाव हेतु शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? टीके का नाम होता है DPT। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था DPT यहाँ किसके लिए स्टैंड करता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। चलिए तो अपना नेक्स्ट देख लेते हैं 351 मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स है फाइलेरिया की वाहक। फाइलेरिया रोग को ले जाने का काम कौन सी मच्छर करती है? मादा क्यूलेक्स। चलिए नेक्स्ट है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया? ये एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने पहला वैक्सीन या वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था। वो वैक्सीन किसका था? चेचक का। चलिए ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? ये थे अल्बर्ट सावेन। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई पोलियो की जो वैक्सीन है वो तो जॉन साल्क, आपने पढ़ा होगा, जॉन साल्क द्वारा विकसित की गई थी। तो जॉन साल्क ने जो पहली वैक्सीन बनाई थी पोलियो की वो इनके द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जो ओरल जिसको हम बूंद बूंद करके बच्चों को अभी पिलाते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, उसका आविष्कार किया था अल्बर्ट सावेन ने, ठीक है। अच्छा इनमें थोड़ा सा अंतर है, ये जरूर आप याद रखना कि अल्बर्ट सावेन ने OPV क्या बनाई थी? OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और इनके द्वारा बनाई गई थी IPV इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। यहाँ पे ये इनएक्टिवेट जो रोग वाहक था उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था। चलिए इतना आकर डीप में नहीं जाता, लेकिन बता दिया है मैंने। चलिए प्लेग होता है जीवाणु द्वारा। एड्स फैलता है, एड्स होता है HIV वायरस से, आप सब जानते हैं। गंजेपन का कारण, तो जो लोग गंजे हो रहे हैं वो विशेष ध्यान दें, ये कवक के द्वारा होता है। फंजाई होता है, वो आपके गंजेपन का कारण होता है। चलिए 359 मलेरिया का कारक होता है, ये प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का कारक। नेक्स्ट देखिए जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो किसी भी कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का उत्तरदायी अपना DNA। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये है अपने ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। अगर जीन के अंदर परिवर्तन हो जाए उसको बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। एक बार और देख लीजिए, ये उत्परिवर्तन, ये नीचे है उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
363 एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। पुरुष जो है वो है वर्णांध और सामान्य महिला है, तो लक्षण किस में जाएंगे? पुत्रियों के पुत्रों में। ये आपका आनुवंशिकी से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपको डिटेल में बताएंगे जब हम ये स्पेसिफिक आपका ये लेसन करेंगे तब उसमें बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, अगर एक वर्णांध पुरुष है वो किसी सामान्य महिला से विवाह करता है तो जो वर्णांधता के लक्षण है, आदमी में जो लक्षण है वो उनकी पुत्रियों में नहीं जाएंगे, पुत्रियों के पुत्रों में जाएंगे। पुत्रों में तो जाते ही नहीं है, जो उनकी पुत्रियां होंगी उन पुत्रियों के पुत्रों में जाते हैं। ठीक है, मतलब दूसरी संतति में जाते हैं। चलिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये आनुवंशिक प्रकृति है, मतलब ये जो आदमी है उनकी संतति में जाती है, इसीलिए आनुवंशिक प्रकृति की बीमारी होती है ये। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? ये आप जानते हैं, लाल और हरे। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है? ये होती है जीन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। कंपोजिटी कुल का पौधा होता है सूरजमुखी। ये क्वेश्चन 3 शिफ्ट में आया था लास्ट टाइम। सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये ट्राइलियम में पाए जाते हैं। सबसे लंबे क्रोमोसोम की बात कर रहा है, लंबे गुणसूत्र ये पाए जाते हैं ट्राइलियम। अब ऐसे समझ लो कि गुणसूत्र एक होता है लेकिन यहाँ पे ट्राई आ गया, मतलब 3 गुने आकार का पाया जाएगा, ट्राइलियम। ऐसे आपको याद करने के लिए बता दिया है मैंने। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। मतलब इसके दद्दा ऐसे नहीं थे, ये ऐसा कैसे लग रहा है? भाई म्यूटेशन हो गया। कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? ये लिंकेज। ये यहाँ पे दद्दा वाला जो ऑप्शन है आपको समझाने के लिए, जो एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए दिया है, ऐसा नहीं होता है। वैसे तो हम सब लोग अपने दद्दा से अलग होते हैं, लेकिन जीन में जो परिवर्तन हो जाए, समझना आप, एक पीढ़ी का जीन जो है अलग हो जाए दूसरी पीढ़ी में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर कुछ अलग हो जाए। जैसे एक एग्जाम ये मैंने बता दिया, चलो इससे इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत जाओ इसमें। कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? ये है लिंकेज, याद रखना। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हेरिडिटी शब्द को दिया था स्पेंसर ने, स्पेंसर। चलिए, हेरिडिटी मतलब ये इसका हिंदी आप जान लो, आनुवंशिक, आनुवंशिकता बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 375। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? ये होता है जीनोटाइप। कोई जीवधारी है उसका आनुवंशिक संगठन जीनोटाइप, और अगर उसका ऊपर का फिजिकली वो देखें तो वो होता है, शारीरिक जो लक्षण होते हैं उनको फिनोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप ये आ जाते हैं कभी कभी। चलो, चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ये 24 जोड़ी होते हैं। अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी ये कंगारू होता है, तभी ये अपनी आगे वाली थैली में बच्चे को लेके घूमता रहता है कि बच्चा उसका विकसित हो जाए। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, ये केवल और केवल पुरुष के क्रोमोसोम पर पड़ता है, या पुरुष का क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि जो संतति है वो लड़का या लड़की होगी। चलिए, किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये होता है डिंब वाहिनी, या इसको इंग्लिश में आ जाए या हिंदी में कभी कभी दे देता है आपको ऐसे, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये डिंब वाहिनी। इसमें शुक्राणु डिंब को निषेचन या डिंब का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण मानव की गुणसूत्रों की संख्या 46, वैसे 23 जोड़ी। वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण होती है? तो डाउन सिंड्रोम होती है गुणसूत्र जो 21 है इसके त्रिगुणन के कारण, ट्रिपलेट हो जाता है ये। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता, जरा सी चोट लगने पर रक्त बहता रहता है, ये बीमारी है, बहुत खतरनाक है।
चलिए नेक्स्ट है, एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तथा यह तथ्य क्या कहलाता है। मतलब एक जीन दो से अधिक अलग अलग लक्षणों को रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है, उसको बोलते हैं बहुप्रभाविता। ये तो आप जानते हैं, बहु माने एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा उन पर उसका प्रभाव हो किसी जीन। चलिए नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है, यह है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की दिखाई देने वाली आकारिकी क्या कहलाती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जीनोटाइप के साथ बताया था, इसको बोलते हैं जो बाहर से दिखाई दे वो होता है फिनोटाइप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 386। बाकी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हो गए आपको। जीनोटाइप मतलब आनुवंशिक संगठन हो किसी जीवधारी का, और फिनोटाइप उसकी बाहर से कैसी आकारिकी है उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 386, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री हरगोविंद खुराना जी ने डीएनए परीक्षण किया गया था, तो ये डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा, डॉक्टर एलेक जेफरीज, इन्होंने डीएनए परीक्षण किया था। मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष संपन्न हुई। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 1990 से 2003 के मध्य। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है, यह है पॉल वर्ग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक अभियांत्रिकी, लेकिन वो ऐसे ही देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका जनक मानते हैं पॉल वर्ग को। चलिए नेक्स्ट है, जीव का क्लोन किस विधि से उत्पन्न किया जाता है। ये अलैंगिक विधि होती है। चलिए ये विधि क्या होती है आगे समझ में आ जाएगा, मैं भी जिसकी बात कर रहा था वो आगे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। 391, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना जिन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो उनको इसी के लिए, या जीन के संश्लेषण इसी के लिए इनको आविष्कार मिला था। 392, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई प्रथम स्तनी डॉली भेड़, इसका जन्म कब हुआ था। इसका हुआ था 1998 में। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना ये बीडल एवं टेटम ने दी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम, बीडल टेटम। और डॉली भेड़ इसको भी याद रखना, 1998। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि, ये अति महत्वपूर्ण है, इंटरफेरॉन। सुनहरे चावल हैं, ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म होती है जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध होते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मानव शरीर में विटामिन ए नहीं बनता, तो इस कैरोटीन का संश्लेषण अपना जो लिवर है, यकृत है, वो कौन से विटामिन में कर देता है, विटामिन ए। इस तरीके से हमें विटामिन ए की पूर्ति होती है, तभी कहते हैं भैया गोल्डन चावल या फिर सुनहरे चावल खाइए, जिसको ब्राउन राइस बोलते हैं। चलिए बीटी वैगन क्या है। यह एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित वैगन है। ये जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, ये बेसिकली ये सारी क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, तो मैंने सब कुछ सम्मिलित कर दिया है। बीटी वैगन भी आता है क्वेश्चंस, तो इसको विशेष करके ध्यान रखना। बीटी वैगन और आपके सुनहरे चावल, ये सब मूल रूप में ये फसलें होती नहीं थी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही देन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 397, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, ये किससे प्राप्त होती है। ये इफेड्रा से, नाम से ही पता चलता है दमा और खांसी में इफेड्रिन कहाँ से मिलेगी, इफेड्रा से। चलिए आलू के मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, ये वायरस होता है। आलू में मोज़ेक रोग वायरस के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, ये भी वायरस से होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। चलिए लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये शैवाल, ये पूछा गया था 2-3 जगह। अगर किससे प्राप्त होता है, ये शैवाल से प्राप्त होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, इनको बोलते हैं सेक्सी कोल्स। ये खाली चट्टानों पर उगते हैं।
लाइकेन क्या होता है मैंने आपको लास्ट समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ये होता है इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। चलिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ये परमेलिया। बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिर्गी की औषधि। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। इनका वो कर लिया करो, तोड़ लिया करो, मूल और अंकुर। मूल अंकुर होता है, मूल के जो अंकुर होते हैं उसी से आगे जाके मूल बनती है। मूल या जड़ एक ही चीज होती है। चलिए नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। इनको बोलते हैं स्तंभ मूल। जो बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, तो उनके तने से जो लटकती हैं मोटी मोटी जड़ें, उनको बोलते हैं स्तंभ मूल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 408 हो गया अपना। 409। हमारी ये सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप भी धैर्य बनाए रखें। मैं चाहता हूँ इस सीरीज में हम इस वीडियो में पर्टिकुलर कम से कम 200 क्वेश्चन कर लें। अभी 109 ही हुए हैं। चलिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। ये कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, क्योंकि नागफनी में बेसिकली पत्ते नहीं पाए जाते। पत्ते जो होते हैं वो कांटों का रूप ले लेते हैं, क्योंकि पानी का ज़्यादा वो ना हो। आपने देखा होगा ऐसे मूल पे उनके कांटे कांटे जैसे होते हैं। ये कांटे बेसिकली पत्तियां ही होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य उनका पर्णकाय स्तंभ जो होता है वो करता है। मतलब एक तरीके से पूरा पेड़ ही करता है, या तना वना सब मिला के ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहते हैं? आलू एक कंद होता है, कंद मूल फल खाओ। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा, ये प्रकंद है। अदरक क्या है? अदरक होता है राइजोम। ये बॉटनी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे बोर हो गए। आदमी के क्वेश्चंस या जूलॉजी या ये कहो प्राणी विज्ञान के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये अच्छे लगने वाली बात नहीं है। आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा यहाँ से, तो आप एक ही जगह ए सही होगा मान लो, बी कर दिया, तो आपके नंबर तो वैसे इस प्रश्न के तो मिलने वाले नहीं, लेकिन जो आपने मेहनत से कमाए थे वो भी गए। इसीलिए कहता हूँ आपको, जो भी आपको लगे ये थोड़ा सा ऑड सब्जेक्ट है पर ये अपने एग्जाम में आता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दे लिया करो, क्योंकि वहाँ पे आप लीड ले जाते हैं। अगर यही एक क्वेश्चन आपका सही हो गया तो कम से कम लाखों बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। चलिए, अदरक क्या है? राइजोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है वो बेसिकली तना ही होता है, इसका परिवर्तित रूप है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, जिनमें पुष्प नहीं बनते। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये रैफ्लेशिया पादप है, और ये रैफ्लेशिया का ही फूल होता है सबसे बड़ा। संसार का सबसे बड़ा रैफ्लेशिया। संसार का सबसे छोटा फूल ये वुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये पुष्प होता है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म है जिंकगो। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीट द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 421। अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन हमें दिखाई देता है अंगूर में। अनिषेक जनन मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। आप लास्ट वीडियो देखिए जो इस वीडियो पे पहली बार आए हैं। चलिए, यह एक सत्य फल परिवर्तित होता है। तो सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से विकसित होता है। अच्छा, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट ये किसको बोलते हैं? मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? फलों से। चावल का दाना क्या है? ये एक बीजपत्रीय या एक बीजीय होता है। किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ये है लिनियस या कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, ये जाति होती है, स्पीसीज जिसको बोलते हैं। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, ये हर जगह आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इसको बोलते हैं पोटोमीटर। याद रखना,
ये मैचिंग में, रीजनिंग में भी पूछ लेता है। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र, पोटोमीटर। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? सेल, सेल माने कोशिका, ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। जीवन का भौतिक आधार, ये प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में जीव द्रव्य भी बोलते हैं, ये जीवन का आधार होता है, जीव द्रव्य। चलिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। शहद का प्रमुख संगठक है, ये है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख संगठक, ये आप याद रखना, ये होता है फ्रक्टोज। और आप बताएंगे मुझे, चलिए आप पता नहीं, आप कमेंट तो करते नहीं हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 433, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना परसेंटेज होता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, ये होता है 42%। थायमिन क्या होता है? थायमिन विटामिन B1 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ये करा चुका हूँ। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन, तो किसी सब्जी में नहीं मिलता, ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन D। ये कहाँ मिलता है? मैंने करवाया था, आप बताना, कमेंट कर ही देना। चलो नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये है 50%। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, आयोडीन शैवाल। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। किसकी कमी से दंत क्षय? ये होता है फ्लोरीन की कमी से। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60, जो कि कहाँ, कौन से विटामिन में मिलता है? आप कमेंट कर ही देना। मीनामाटा रोग का कारण है, तो मीनामाटा रोग है ये पारे के कारण होता है। पीत ज्वर संचरित किया जाता है, ये बताइए। ये एडीज नहीं है, ये एडीज है, एडीज द्वारा। पीत ज्वर जो मैंने अभी लास्ट में बताया था, ये पीत ज्वर क्या होता है ये बताओ आप। ये एक मच्छर होता है एडीज, जिसके द्वारा ये संचरित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 445, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? यह है लैक्टोज। पेस मेकर का संबंध ये हार्ट से होता है, इसकी धड़कन को रेगुलेट करता है। ये गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये भी पेस मेकर ही गति प्रेरक है। ये डबल हो गया क्वेश्चन, खैर कोई नहीं। हिंदी वर्ड ऐसे दे दिया क्योंकि कभी कभी कोई भी एग्जाम हुआ वो भारी भरकम शब्द आपको दे देगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना। चलिए, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो ये है सागरीय पारितंत्र, सबसे बड़ा है क्योंकि वहाँ पारितंत्र आप समझते होंगे, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में आप सबने पढ़ा होगा। चलिए, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटना, इसको बोलते हैं इरोजन, अपरदन। हाइड्रोफाइट कहते हैं जो पौधे, हाइड्रो मतलब होता है जल, फाइट मतलब पौधे, जो जलीय पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। और हेलोफाइट किसे बोलते हैं आप बताएंगे मुझे। चलिए, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, यह है वायु। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ये होते हैं हरे पौधे। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे, इनको जीरोफाइट, जोरो नहीं है, जीरोफाइट है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, ये होता है समुद्र का या सागर का, वो बता दिया। कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। ये कौन सी कृषि? कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वो वाला वृक्ष है नीम, एक बार देख लो ये कौन सा प्रश्न, कौन सा वृक्ष है? नीम, धूल प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 457, ये अपना वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तट रेखा में परिवर्तन। अब वैश्विक तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो जो हिमखंड हैं वो पिघलेंगे तो ये कहाँ जाएगा? सारा का सारा समुद्र का पानी, समुद्र का जो तट का पानी है वो बढ़ जाएगा जी। नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, इसको बोलते हैं परजैविक या
इसका ऐसे भी आता है एग्जाम में, देखो एंथ्रोपोजेनिक, ये लास्ट ईयर पूछा गया था पीसीएस में, आप याद रखना, ये परजैविक करके नहीं आता, एंथ्रोपोजेनिक बोलता है इसको। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो अगर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान, इनमें सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। चलिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं यूथेनिक्स। एक होता है शब्द यूफेनिक्स, ये आगे मैं बताऊंगा, अभी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो लेक्चर इस पे बनाया है विज्ञान की शाखाओं पे। यूथेनिक्स, यूफेनिक्स और यूजेनिक्स, चलिए वो अलग टर्म है, आप इतना याद रखो कि मनुष्य का जो वातावरण है, अगर उसकी आसपास की स्थिति को सुधारने से जो नस्लों में सुधार होता है या नस्ल सुधारते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यूथेनिक्स। पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी का किससे संबंध है? ये है शरीर संरचना और वातावरण से। जनसंख्या का अध्ययन, ये डेमोग्राफी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, इनके फादर कौन हैं? इनके जनक हैं लिस्टर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला ट्रांसप्लांट जो सबसे सफलतापूर्वक किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलिए, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। शरीर को गर्म रखने हेतु कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? यह है वसा में ऊतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 469। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? यह बना होता है वसा में ऊतक का। और आपको अगर बॉडी को गर्म भी रखना है तो उसके लिए भी वसा में ऊतक। समजात अंग होते हैं, समजात यानी कि रचना में समान, सम माने समान, ये रचना में समान, माफ कीजिए समजात है, वो होते हैं समरूप। जिनका रूप समान हो, जिनकी रचना समान हो, वो होते हैं समजात अंग, वो समरूप अंग। और समजात अंग होते हैं जिनकी रचना में समानता नहीं हो। चलिए ये याद रखना, दो टाइप के अंग होते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। अगर समरूप अंग है तो इनकी रूप समान होगा या रचना समान होगी, और समजात में क्या होता है? उनकी रचना समान नहीं होती है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ होता है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में आ जाता है ये। चलिए नेक्स्ट है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमैनिया। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा, याद रखना। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों में होती हैं 3 जोड़ी टांगे। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना ये स्तनधारी के कारण होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, इसको बोलते हैं मैंगोट। घरेलू जो मक्खी होती है उसको लार्वा को क्या बोलते हैं? मैंगोट। निद्रा रोग फैलाती है, ये सैंड फ्लाई होती है। किसके अध पके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर का मांस अगर आधा पका खाते हैं तो फीता कृमि अंदर पहुंच जाता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कोई आंख नहीं होती। ये आपको ऑप्शन में दे देता है 0, 1, 2, 3। तो आपको देखनी है कितनी आंखें होती हैं केंचुए में, कोई आंखें नहीं होती। तो भैया कंफ्यूज ना करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थे 481 पे, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, यह ऑरेलिया को। मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो उसमें होते 3 कक्ष। मेंढक के चैम्बर में 3। और मनुष्य के में कितने होते हैं? आप कमेंट करिए, ठीक है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा है मछली।
सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा तत्व बनते हैं, सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन के साथ बनते हैं वो हैं कार्बन के। इसको और हाइड्रोजन को मिला के सबसे ज़्यादा यौगिक बनते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम मार्स गैस या मार्सी गैस होती है मीथेन। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। केमिकल फॉर्मूला समझ लो, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर करने तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाता है? बताइए, वो है गंधक, सल्फर को मिलाते हैं। जो प्राकृतिक रबड़ है बहुत मुलायम होती है, उसको कठोर करना है तो गंधक मिलाते हैं। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई अणु होती है यौगिक की। नेक्स्ट है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर उसका नाम क्या है? यह है सोडियम थायोसल्फेट। लास्ट टाइम ये पूछा गया था आपके एनटीपीसी में। हाइपो जो फोटोग्राफी में जिसे यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये गैस है इथाइलिन। कौन सी है? एथिलीन या इथाइलिन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 492। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण से। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। भाई प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है उसके अनुसार जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना होगा वो रिफ्लेक्ट होकर जितना कोण बनेगा वो दोनों सेम होते हैं। चलिए, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इसको बोलते हैं परितारिका। इसका इंग्लिश नाम जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं आइरिस होता है शायद, और कमेंट करना आप। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? चपटा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? यदि दर्पण जो है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो ऑलवेज सीधा होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा, तो वो कौन सा दर्पण होगा? समतल। मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आकार में जैसी वस्तु है उसी के बराबर का होगा, और अगर इसकी खोपड़ी ऊपर है तो इसकी भी खोपड़ी ऊपर ही होगी। ऐसा नहीं पानी में नीचे हो जाती है। तो ये समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस के लिए मिट्टी को नहीं कर सकते हैं यूज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ये होता है डायप्टर। ये एक बार दोबारा से देख लो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। ये अनुप्रयोग बहुत सारे पूछे जाते हैं फिजिक्स में, बच्चे इसको नहीं याद करके जाते, तो थोड़ा बस आपको इनके जो अनुप्रयोग हैं उन पे ध्यान देना है कि ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा नहीं आपसे पूछ रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या बोलते हैं? द्वारक। चलिए यहाँ से मैं दोबारा से करवा दूंगा 500 से। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। मेरा भी मन करता है मैं मेहनत करूं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊं, जिससे आपका एग्ज़ाम में भला हो सके, आप एग्ज़ाम को निकाल सकें। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना, कमेंट करना, और कोई आप अगर राय देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए धन्यवाद।